हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्ट्री स्कॉलर। स्वागत है आप सभी लोगों का हिस्ट्री स्कॉलर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और कंप्लीट हिस्ट्री की अपनी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हुए आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस को, यानी कि भारतीय समाचार पत्रों का जो इतिहास रहा है उसको आज की वीडियो में कवर करेंगे। और मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लगा मुझे वो सारा कुछ इसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना आप याद कर लें तो सफिशियंट रहेगा। इसमें से काफ़ी पीवाईक्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास आज की इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके ज़रूर जाएं। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। एक एक आपके लाइक से थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है ना। एक लाइक कर जाइएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास इन्फॉर्मेटिव नहीं भी लगती है तो उसको भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, उससे भी मुझे थोड़ा सा अपना कंटेंट को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। ठीक है, और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का जो सेशन है वो जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख कर के आए हैं, यूपीएससी वगैरह या फिर यूजीसी नेट या जेआरएफ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पीसीएस के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं उनमें तो ऑटोमेटिकली जो है आ ही जाता है जब अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो पहली बार मुझे देख रहा है उसको मैं बता दूं, मेरा नाम चंद्रकांत है। मैं जीआरएफ अपॉर्टेड हूँ और करेंटली आगरा यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी चल रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, ये हमारा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, आप इसको फॉलो करके रख सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है आप मुझे वहाँ पर मैसेज ड्रॉप करिए, मैं समय निकाल कर ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है जो कि मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों से पीछे रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। इनके अलावा जो भी हम क्विज़ेस कराते हैं, जो भी जी फॉर्म टेस्ट कराते हैं या जो भी न्यू अपडेट आता है हमारे चैनल से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम के इसी हिस्ट्री स्कॉलर जीरो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें पीवाईक्यूज देखने को मिलते हैं। कुछ सैंपल में मैंने इसमें डाले हुए हैं, बाकी आप लोग जो है खुद से जब सॉल्व करेंगे तो आपको जब जब भी आपको कहीं भी प्रेस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज़रूर उसमें जो है इस चीज़ को फील करेंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। The printing press was first brought to India in 1515-6 by the Portuguese। 1556-57 की बात है। ठीक है, किसी किसी बुक में 57 भी लिखा होता है। तो उस समय पुर्तगीज जो है वो इंडिया में प्रेस को लेकर के आए। ठीक है, प्रेस यानी कि एक छापने वाली मशीन लेकर के पुर्तगीज जो है वो इंडिया में आते हैं। ठीक है, उस समय पर न्यूज़पेपर्स की कोई बात नहीं थी। पुर्तगीज जब भारत में आए तो उन्होंने जो सबसे पहली बुक छापी, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया बाय द पुर्तगीज वाज डॉक्ट्रिना क्रिस्टा। ठीक है, इसको कहीं कहीं डॉक्ट्रिना भी लिखा होता है, डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाओ। लेकिन ये बुक थी जो पहली बार पुर्तगीज ने इंडिया में प्रिंट करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1557 में। गोवा के एक जेसुइट पादरी थे, सेंट जेवियर, उन्होंने इस बुक को छापा था। ठीक है, एक सेंट जेवियर जेसुइट पादरी ने छापी है। ठीक है, तो कोई न्यूज़पेपर टाइप बुक तो होगी नहीं, कोई साहित्य तो होगा नहीं। ठीक है, एक एक तरीके से कहें तो एक रिलीजियस टाइप की बुक थी ये। ठीक है, जो इन्होंने छापी थी। और पादरियों ने जब यहाँ पर प्रेस को स्थापित किया था तो उसका एक आप सीधा सीधा मेन मोटिव समझ सकते हैं कि वो जो है अपने धर्म का जो है यहाँ प्रसार करना चाहते थे। इसलिए स्टार्टिंग में जो बुक्स वगैरह छापी गई इस प्रेस से वो ज़्यादातर जो है वो धर्म से रिलेटेड थी, ईसाई धर्म से रिलेटेड बुक्स थी जो छापी जा रही थी। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेबलाइज्ड इट्स फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन बॉम्बे इन 1684। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली प्रेस जो है वो बम्बई में स्थापित करी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने
लगभग लगभग इसके 100 साल बाद, यानी कि पुर्तगीज आए उसके लगभग लगभग 100 साल बाद, लगभग नहीं मतलब 80 साल मान लो, ठीक है, या 70 साल मान लो, तो उसके बाद में नहीं, 100 साल हो, 130 साल हो गए लगभग लगभग, है ना। लेकिन उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी स्थापित, वो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ प्रेस स्थापित कर ली, इसका कोई भी प्रयोग नहीं हो पाया। सिर्फ अपने कामों के लिए प्रयोग करते थे, यानी कि अपने जो भी ऑफिस वर्क वगैरह समझ लो उसके लिए, ठीक है। तो इसको यूज नहीं किया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती ही नहीं थी, है ना। 100 साल लगभग, ये मान लो 1684 में ये स्थापित करी है, और लगभग लगभग 100 साल, इतने से ही 1784 तक की बात मान लो, तो कंपनी ने कोई भी प्रिंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो ये चीज़ नहीं चाहते थे कि जो है खबरें छपना शुरू हों, और फिर कुछ खबरें अगर बाय द वे यहाँ से इंग्लैंड पहुंच जाती हैं, क्योंकि जो कंपनी के व्यापारी थे वो एक तरीके से भ्रष्टाचारी थे, ठीक है। यहाँ पर कंपनी के अलावा भी काम करते थे, यानी कंपनी के अलावा अपने निजी व्यापार भी चलाते थे, है ना। कंपनी का व्यापार तो चल ही रहा है, अपने निजी भी चलाते थे। तो अगर ऐसी कोई खबर छपकर और वो अगर इंग्लैंड पहुंच जाती है तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करने वाली हो सकती थी। तो इसलिए कंपनी के कर्मचारियों ने लगभग लगभग 100 साल तक तो उस चीज़ को कंप्रेस ही करते रहे कि कोई भी जो है न्यूज़पेपर वगैरह या ऐसी कोई खबर छपने वाली कोई चीज़ ना यहाँ पर पनप सके, ठीक है। तभी इसके लगभग 90 साल बाद 1776 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था, विलियम बोर्ड्स। उस कर्मचारी ने कंपनी के और अधिकारियों की ऐसे का कर्मों को देख करके कि जो है यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, ठीक है, कंपनी को धोखा दे रहे हैं और गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, इंग्लैंड गवर्नमेंट को। तो उनको देख करके, उनके निजी व्यापार से परेशान होकर के इसने क्या किया, इसने एक समाचार पत्र जो है, एक न्यूज़पेपर यहाँ पर स्टार्ट करने की कोशिश करी इंडिया में। लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसको दबा दिया जाता है और इंग्लैंड भेज दिया जाता है, ठीक है। तो पहला जो प्रयास है समाचार पत्र स्टार्ट करने का, वो विलियम वोर्ड्स ने किया था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। 1776 में ये प्रयास किया गया था, ठीक है। इन 1718, 80 सॉरी 18 नहीं 80, 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की पब्लिश द न्यूज़पेपर नेम्ड द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ऑल्सो नोन एज बंगाल गजट, ठीक है, जो कि फेमस है सबसे ज्यादा बंगाल गजट अपने नाम से। इसका नाम द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी था, ठीक है। दोनों नाम याद रखना, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गजट। ये जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये एक अंग्रेज, अंग्रेज तो नहीं, आयरिश थे, लेकिन अंग्रेज, अंग्रेज ही थे ये, ठीक है। क्योंकि ये अंग्रेज था, इस वजह से कंपनी ने इसको रोका भी नहीं, ठीक है। हालांकि रोका, लेकिन स्टार्ट कर रहा था उस समय, इसको नहीं रोका गया, ठीक है। और बाद में इसने जो कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके बारे में खूब छापा, ठीक है। और जो है जनता तक ये चीज़ें पहुंचाई कि कंपनी के कर्मचारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। इस वजह से इसको जो है 1780 का टाइम है, इस वजह से इसको 1782 में ही बंद करवा दिया गया। इट वाज वीकली न्यूज़पेपर, बट द कंपनी बैंड इट ऑन 13 मार्च 1782, ठीक है। 1782 में ही इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि छपने लगी अब इसको, अब भाई अंग्रेज है, वो तो जिस तरीके से मान लीजिए कि न्यूज़ इंग्लैंड में छप रही हैं या फिर किसी दूसरे देश में जहाँ पर जो है स्वतंत्रताएं दी होती हैं न्यूज़पेपर्स को, उस तरीके से छापने लगा यहाँ पर। तो जब जनता में ये चीज़ें पहुँचने लगी कंपनी के कर्मचारियों की, तो फिर कंपनी ने इसको बैन करवा दिया, ठीक है। बंगाल गजट जो है वो बैन हो गया। इसी तरीके के और भी न्यूज़पेपर जो है वो छपे कि 1780 इटसेल्फ अनदर न्यूज़पेपर इंडिया गजट वाज पब्लिश्ड, ठीक है। इंडिया गजट जो है ये भी 1780 में ही स्टार्ट किया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो है एक अंग्रेज द्वारा स्टार्ट किया गया था, इंडिया गजट। इसका नाम है, हाँ ये रहा, इट वाज फाउंड बाय बेनार्ड मैसिंक, ठीक है। किस किसने, बेनार्ड मैसिंक एंड पीटर रीड ने इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि ये अंग्रेज थे, एंड स्ट्रांगली सपोर्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
एक तो इस चीज को इन्होंने देखा कि जो हिक्की ने जो स्टार्ट किया था, उस अगस्टस वाले बंगाल गजट को बंद कर दिया गया, क्योंकि वो कंपनी के विरुद्ध भी कुछ चीजें छाप रहा था। तो इसने उस चीज से क्या कहते हैं, सीख ली। ठीक है, और कंपनी के खिलाफ कुछ भी नहीं छापा। गवर्नर जनरल को स्ट्रांगली सपोर्ट किया इसने, वारेन हेस्टिंग्स उस समय थे, उनको काफी सपोर्ट किया। इस वजह से ये न्यूज़पेपर जो है वो चलता रहा। ठीक है, इंडिया गजट भी था उस समय। इसके बाद और भी न्यूज़पेपर्स जो है वो छपने शुरू हुए। ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी चीज जो है कंपनी के विरुद्ध नहीं छापी थी। लेटर द लेटर केम द कलकत्ता गजट। कलकत्ता गजट आता है 1784 में। बंगाल जनरल आता है 1785 में। एंड द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और द कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785 में। ठीक है, ये सारे द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और द कलकत्ता, इसलिए एक ही के नाम है ये दोनों। ठीक है, द कलकत्ता अम्यूजमेंट, ये 1785 में आता है। 1785 में ही रिचर्ड जॉनसन स्टार्टेड द वीकली मद्रास कुरियर इन मद्रास। मद्रास में मद्रास कुरियर जो है वो रिचर्ड जॉनसन ने स्टार्ट किया 1785 में ही। ठीक है, आप एक चीज देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर्स की जो स्टार्टिंग है वो उन्हीं जगहों पर हो रही है जहाँ पर कंपनी की गतिविधियां थी। ठीक है, जहाँ पर कंपनी की गतिविधियां थी, यानी कि समझ लीजिए एक तो बंगाल में, एक बॉम्बे में, एक मद्रास में। ठीक है, उन्हीं तीन जगहों पर कंपनी की गतिविधियां थी, और वहीं पर जो है आपको न्यूज़पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हीं जगहों पर कंपनी का विरोध होना और उसी क्षेत्र में, उसी शहर में विरोध जो है वो न्यूज़पेपर करने के लिए विरोध करने के लिए स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, तो मद्रास में मद्रास कुरियर हो गया, रिचर्ड जॉनसन 1785 में। 1786 में कलकत्ता क्रॉनिकल जो है वो प्रकाशित हुआ था। कलकत्ता क्रॉनिकल प्रकाशित हुआ 1786 में। 1789 का टाइम आता है 1789। बॉम्बे हेराल्ड पब्लिश्ड वाज द फर्स्ट वीकली ऑफ बॉम्बे। ठीक है, बम्बई का प्रथम साप्ताहिक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था ये। प्रथम इंग्लिश वीकली, बॉम्बे हेराल्ड। 1789 में इसको पब्लिश किया गया। इन 1791 इट वाज रीनेम्ड एज द बॉम्बे गजट। ठीक है, इसको बॉम्बे गजट नाम दिया गया। अच्छा, 1785 में जो मद्रास कुरियर था, इसी के लिए इसके विरोध के लिए मद्रास में एक और स्टार्ट हुआ था, उसका नाम था मद्रास जनरल। एक मिनट बता देता हूँ आपको। हाँ, मद्रास गजट, सॉरी, मद्रास गजट जो है वो इसके विरोध में स्टार्ट हुआ था 1795 में। दोनों एकदम कॉम्पिटिटर थे मद्रास में। मद्रास गजट कब हुआ? ये 1795 में। ये दोनों मद्रास में कॉम्पिटिटर थे। अब जब इतनी सारी गतिविधियां होने लगी, ठीक है, काफी सारे न्यूज़पेपर्स छपने लगे, और ये जो है वो टाइम पीरियड आ गया था कि इस समय गवर्नर जनरल कौन आया था? वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अब एक तो लॉर्ड वेलेस्ली अपनी सहायक संधि कर रहा था। ठीक है, उस चीज की खबरें ना छप जाएं उससे जो है चिंतित था। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो उस समय फ्रांस में कौन था? नेपोलियन था। ठीक है, फ्रांस में कौन था उस समय? नेपोलियन था। तो फ्रांस के नेपोलियन जो है वो अपने विजय अभियान में लगा हुआ था। ठीक है, यानी कि वो एरियाज को जीतता आगे बढ़ता जा रहा था। तो एक तो उसको भी जो है इंडिया में ये चीज की खबर नहीं होनी चाहिए कि विश्व में क्या हो रहा है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए। और उसको जो है
उसकी इतनी सफलताओं को इंडिया में ना प्रसारित किया जाए, उसको रोकने के लिए। और इंडिया की जो जो न्यूज़पेपर्स अब तक छप रहे थे, उसमें कौन क्या छाप रहा था किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो किसी पे कार्रवाई भी नहीं हो पा रही थी। तो उस चीज़ को देखते हुए लॉर्ड वेलेस्ली ने एक अधिनियम जो है वो पारित किया। लॉर्ड वेलेस्ली इम्पोज्ड अ सेंसरशिप ऑन द न्यूज़पेपर्स थ्रो दिस एक्ट। ठीक है, एक सेंसरशिप लगा दी न्यूज़पेपर्स पर। All material had to be submitted to the government secretary before publication, and the name of the editor, printer, and publisher had to be mentioned on the newspaper। ठीक है, ये सेंसर लगा दिया गया उस पे। एक तो छपने से पहले, कोई भी न्यूज़पेपर छपने से पहले जो सरकारी सचिव है उसके पास में रिव्यू के लिए दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद छपेगा। दूसरा, अगर वो छपने जा रहा है तो उस पर उसके एडिटर का नाम, उस पर प्रिंटर का नाम, कहाँ से प्रिंट हुआ है, कौन उसका संपादक है और कौन उसका मालिक है, ठीक है, पब्लिशर कौन है, उन सभी के नाम जो है उस न्यूज़पेपर पर मेंशन होने चाहिए। ये चीज़ भी इस एक्ट के द्वारा लागू की गई। ठीक है। इन 1807 दिस एक्ट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू द मैगजीन एंड पम्पलेट्स एंड बुक्स। ठीक है, अभी तक तो समाचार पत्रों पर था। उसके बाद में 1807 में ये जो न्यूज जो एक्ट था वो मैगजीन्स पर यानी पत्रिकाओं पर, पम्पलेट्स पर और बुक्स पर जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, ये फिर आगे चल के सभी चीज़ों पर लागू कर दिया गया था। अच्छा, एक और चीज़ थी इसके बारे में। यही कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर जो है इनका उल्लंघन करता था, कोई ब्रिटिश न्यूज़पेपर अगर इनका उल्लंघन करता था तो उसको वापस यूरोप भेज दिया जाता था। ठीक है, ये भी चीज़ थी। अगर कोई अंग्रेज, इफ एनी ब्रिटिश, अगर कोई अंग्रेज उसका उल्लंघन करता था तो उसको वापस यूरोप भेज दिया जाता था। दिया जाता था, जैसे कि पहले बोल्ट को भेजा था, ठीक है, उसी तरीके से वापस कर दिया जाता था कोई भी अगर इसका विरोध करता था। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो बाद में ये सारा जो है पत्रिकाओं पुस्तकों पर भी लग गया। और इस दौरान जो एक न्यूज़पेपर फेमस हुआ वो है, गंगाधर भट्टाचार्य ने भी बंगाल गजट नाम से स्टार्ट किया, क्योंकि जो जेम्स अगस्टस हिक्की वाला जो था वो बंद हो चुका था, तो दोबारा बंगाल गजट नाम से शुरू करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो हो जाएंगे एक ही टाइम पर, अलग अलग हैं, क्योंकि वो 82 में बंद कर दिया गया था, दो साल बाद ही। तो इन 1816 गंगाधर भट्टाचार्य स्टार्टेड द बंगाल गजट, द फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो जितने भी न्यूज़पेपर जो छप रहे थे वो यूरोपियंस जो है वो छाप रहे थे, उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। पहला एक भारतीय व्यक्ति जिसने न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट किया था वो था गंगाधर भट्टाचार्य। ठीक है, पहला भारतीय समाचार पत्र था ये, लेकिन था ये इंग्लिश में मेरे हिसाब से। हाँ, इंग्लिश में ही था। अंग्रेजी में ही था, वीकली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वीकली था ये। ठीक है, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर चलाया था इन्होंने, गंगाधर भट्टाचार्य ने, जिसका नाम था बंगाल गजट। ये पहला भारतीय समाचार पत्र था। ठीक है, अभी सिर्फ समाचार पत्र भारतीय है और किसी भारतीय द्वारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन अंग्रेजी में है। ठीक है, और जो किसी भारतीय द्वारा
भारतीय भाषा में शुरू किया गया वो था अ, संवाद कौमुदी। ठीक है। इन 1818 लॉर्ड हेस्टिंग्स अबॉलिश्ड दिस एक्ट। ठीक है, यानी कि ये जो 1799 वाला जो एक्ट था, जो वेलेजली ने स्टार्ट किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड जब चल रहा है उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, इस नियम को समाप्त कर दिया कि नहीं यार, इतने सारे सेंसर नहीं होने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, और इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स जब यहाँ से जाते हैं छोड़ करके, गद्दी को छोड़ करके, तो एक जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल जो बनकर आता है, जॉन एडम्स, वो आगे चल के फिर से लगाएगा, अभी देखना। इन 1818 कैरी एंड मार्समैन, कैरे एंड मार्समैन पब्लिश्ड दिग्दर्शन मंथली पत्रिका है ये इसकी। ठीक है, एंड समाचार दर्पण वीकली न्यूज़पेपर है ये। ठीक है, इन बंगाली, ये बंगाली में प्रकाशित किए हैं। फ्रॉम श्रीरामपुर, श्रीरामपुर से क्यों है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, श्रीरामपुर तिरई में आते हैं ये। ठीक है, कैरी, मार्समैन और वार्ड, और ये तीनों मिशनरीज थे और ईसाई मिशनरी थे, और बंगाल में जो है बंगाली में ये शुरू किए हैं, क्योंकि बंगाली लैंग्वेज में अपने धर्म प्रचार को ये करना चाह रहे थे, क्योंकि सबसे पहले अपनी बात को ये जनता तक पहुंचाएं तो सही, तो बंगाली में इन्होंने ये शुरू किए थे। दीज वर द फर्स्ट वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर। ठीक है, इसको भी याद रखना, वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर हैं पहले कौन से, दिग्दर्शन एंड समाचार दर्पण। ठीक है, जो कि श्रीरामपुर मिशनरीज द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ये वर्नाक्युलर क्यों, क्योंकि देशी भाषा में स्टार्ट किए गए हैं ये। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आपको बताया बंगाल गजट जो है गंगाधर भट्टाचार्य का, वो किसी भारतीय द्वारा स्टार्ट किया गया है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में है। ठीक है, आगे देखते हैं। जेम्स सिल्क बकिंघम इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जर्नलिज्म इन इंडिया। ठीक है, भारत में स्वतंत्र तटस्थ पत्रकारिता के जन्मदाता जो हैं वो जेम्स जे एस बकिंघम, ठीक है, जेम्स सिल्क बकिंघम माने जाते हैं, क्योंकि ये एकदम कहें तो एकदम ताबड़तोड़ व्यक्ति थे। ठीक है, किसी भी तटस्थ रहते थे, मतलब ये नहीं कि कंपनी के हित में किसी चीज को निकाल रहे हैं, जो थी सो छापते थे। ठीक है, इसी कारण इसको क्या किया गया, इसको इंग्लैंड वापस भेज दिया गया। कब भेजा था, जब गवर्नर जनरल एडम्स जो है वो आता है। ठीक है, क्योंकि तभी तक तो ये चलता रहा था, बाद में एडम्स जब आता है तो 1823 में इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया जाता है। जेम्स बकिंगम जो है उन्होंने कलकत्ता जनरल की स्टार्टिंग करी थी। ठीक है, कलकत्ता जनरल। इन 1818 ही स्टार्टेड कलकत्ता जनरल एंड मॉडर्नाइज द इंडियन प्रेस। ठीक है, भारतीय प्रेस को आधुनिक रूप दिया। द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल प्रेस इन इंडिया वाज लेड बाई राजा राम मोहन रॉय। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की जो नींव है वो राजा राम मोहन रॉय ने डाली। ठीक है, आधुनिक रूप दिया इन्होंने, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रेस की जो नींव है, प्रेस को एक तरीके से प्रचारित या प्रसिद्ध बनाने वाले जो हैं राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय रूप देने वाले जो हैं वो हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, क्योंकि इनको प्रेस का जनक वनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन 1821 ही पब्लिश्ड द बंगाली वीकली संवाद कौमुदी। राजा राममोहन रॉय ने 1821 में बंगाली लैंग्वेज में जो है वो संवाद कौमुदी की स्टार्टिंग करी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाली बात है, गंगाधर भट्टाचार्य वाला जो था, वो गंगाधर भट्टाचार्य इंडियन थे, उनका न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश में था, बंगाल गजट। ठीक है, 1816। दोबारा जब मिशनरीज आते हैं, तो मिशनरीज ने जो न्यूज़पेपर लाए गए, दिग्दर्शन और समाचार दर्पण, वो जो है वर्नाक्युलर लैंग्वेज में थे, लेकिन वो स्टार्ट किए गए थे किसी ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, मिशनरीज जो हैं वो ईसाई थे, अंग्रेज थे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था हिंदी में। दोनों चीज वो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर जब संवाद कौमुदी हमें देखने को मिलता है, तो संवाद कौमुदी जो है ये एक इंडियन द्वारा स्टार्ट किया गया था, और बंगाली लैंग्वेज यानी कि एक इंडियन लैंग्वेज में, देशी भाषा में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में स्टार्ट किया गया पहला न्यूज़पेपर जो है वो है संवाद कौमुदी। ठीक है,
ये याद रखना है। इन अप्रैल 1822 ही पब्लिश्ड मिरातुल अखबार इन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में स्टार्ट किया गया, एंड द ब्राह्मणिकल मैगजीन इन इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश में इन्होंने जो है शुरू किया, राजा राम मोहन रॉय ने। इन 1822 हरिहर दत्ता पब्लिश्ड द फर्स्ट उर्दू न्यूज़पेपर। हरिहर दत्ता ने पहला उर्दू न्यूज़पेपर जो है वो जाम जहानुमा कलकत्ता से स्टार्ट किया था। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया था? कलकत्ता से स्टार्ट किया था जाम ए जहानुमा। और 1822 में ही 1822 में ही इन द सेम ईयर फरदुनजी मर्जबान स्टार्टेड द फर्स्ट गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। ठीक है, पहला गुजराती भाषा में जो न्यूज़पेपर था वो है बॉम्बे समाचार, जो कि फरदुनजी मार्जबान द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखो जो कुछ न्यूज़पेपर्स के नेम हैं वो तो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें याद करी जाती हैं उनमें कोई भी समझने वाली बात नहीं है। आप समझ के आप यही समझ लो, आप जैसे पहला गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर है तो वो है बॉम्बे समाचार। किसने स्टार्ट किया इसको? फरदुन जी मर्जबान ने 1822 में। तो ये याद ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें समझाने वाली बात ही नहीं है कोई, है ना। फिर जब ये न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे, राजा राम मोहन रॉय भर भर के न्यूज़पेपर जो है स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, उस टाइम पर कई सारे न्यूज़पेपर उन्होंने निकाल दिए, और भी कई न्यूज़पेपर जो है वो निकल रहे थे। उसी समय पर क्या होता है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स तो छूट दे दिया था कि चलो छोड़ो यार, कोई सेंसरशिप की जरूरत नहीं है और पब्लिश करने तो जो पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन जब जो है जॉन एडम्स आते हैं, जब हेस्टिंग्स जो है यहाँ से चला जाता है और कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनाया जाता है लॉर्ड सॉरी जॉन एडम्स को, एवरी प्रिंटर एंड पब्लिशर हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट और यूज अ प्रेस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक लाइसेंस स्टार्ट कर दिया। लाइसेंस, हर एक जितने भी प्रेस हैं या मुद्रक है या प्रेस है, उसको प्रेस शुरू करने से पहले या उसको उपयोग करने के लिए लाइसेंस की जो है ज़रूरत होगी। बिना लाइसेंस के कोई भी प्रेस जो है वो नहीं चलाई जा सकती। द पेनल्टी फॉर प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मटेरियल विदाउट द रिक्वायर्ड लाइसेंस वाज 400 रुपीज और इम्प्रिजनमेंट फॉर ईच पब्लिकेशन। ठीक है, अगर कोई भी प्रेस बिना लाइसेंस के चलती हुई पाई जाती है तो उसको जो है दंड के रूप में 400 रुपये देने होते थे। अगर वो 400 रुपये नहीं देती है तो फिर उसका जो भी मालिक है, जो उसका एडिटर है, उसको जो है कारावास की सजा दी जा सकती थी। ठीक है, अब देखो 400 रुपये आज की कीमत के हिसाब से हम देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत कम है। 400 रुपये क्या ही है, कुछ नहीं है भाई, दे देगा। लेकिन 400 रुपये 1823 में आज के लगभग लगभग आप मान के चलें तो 400 रुपये आज के समय बन जाएगा लगभग लगभग 15 लाख रुपए। ठीक है, तो यानी कि 15 लाख रुपए की पेनल्टी थी अगर कोई लाइसेंस बिना लाइसेंस के जो है प्रेस चलती हुई मिलती थी। मजिस्ट्रेट हैड द अथॉरिटी टू सीज प्रेसेस ऑपरेटिंग विदाउट अ लाइसेंस। ठीक है, मजिस्ट्रेट्स जो होते थे, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम समझ लो, तो डीएम को ये पावर दी गई कि अगर उसके जिले में कोई भी ऐसी प्रेस जो है वो बिना लाइसेंस के चलती हुई मिलती है तो वो उसको जब्त कर सकता था। ठीक है, उस प्रेस की सामग्री को जब्त कर सकता था। संपत्ति जो थी प्रेसों की उसको सबको जो है बंद कर सकता था। द गवर्नर जनरल हैड द पावर टू कैंसल द लाइसेंस और डिमांड अ फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी इसमें दिया गया कि जो गवर्नर जनरल है उनको किसी भी प्रेस के लाइसेंस को जो है रद्द करने की अधिकार था। अगर उनको लगता है कि ये प्रेस जो है हमारे खिलाफ जो है छापने के लिए तैयार है या आगे चल के छापेगी, तो उसको लाइसेंस को जो है वो गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था, उसको ये पावर थी। और रद्द करने के बाद में उससे अगर वो रिक्वेस्ट करता है शुरू करने की तो उससे नए सिरे से आवेदन जो है करवाने के लिए भी बोल सकता था। ठीक है, ये पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। ड्यू टू दिस रेगुलेशन राजा राममोहन रॉय हैड टू स्टॉप पब्लिशिंग मिरातुल अखबार, क्योंकि उनके पास इसका लाइसेंस नहीं था। और इसमें वो जो है बिना लाइसेंस के होने के कारण ये मिरातुल अखबार जो है ये बंद कर दिया, बंद करना पड़ा उनको। ठीक है, तो इस अधिनियम के बाद में मिरातुल अखबार जो है वो बंद कर दिया गया राजा राममोहन रॉय का।
एंड जेएस बकिंगम जो थे, जो कि खुले रूप में एकदम तटस्थ होकर के और न्यूज़ छापते थे अपने कलकत्ता जनरल में, ठीक है, कलकत्ता जनरल ही था इनका। बकिंगम कहाँ है? हम्म, हाँ, कलकत्ता जनरल में। तो इनको जो है वापस इंग्लैंड भेज दिया गया कि भाई तू तो काम खराब करेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, तो उनको वापस भेज दिया गया। तो ये याद रखना है कि 23 का जो अनुज्ञप्ति अधिनियम जो आता है, उससे क्या हुआ, क्या क्या इफेक्ट हुए थे, कि एक तो मिरातुल अखबार बंद हो गया था, और दूसरा जेएस बकिंगम जो है वो वापस भेज दिए गए। बाकी जो जो रूल्स में थे वो भी याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद में जो कुछ न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं इस अधिनियम के बाद में, वो जैसे इन 1826 जुगल किशोर शुक्ला ऑफ कानपुर, ये कानपुर के थे जुगल किशोर शुक्ला, इन्होंने कलकत्ता से उदंत मार्तंड, कलकत्ता से उदंत मार्तंड जो है ये स्टार्ट किया, और हिंदी लैंग्वेज में था ये, ठीक है, मेकिंग इट द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर है उदंत मार्तंड, जो कि स्टार्ट किया गया है कलकत्ता से, किसके द्वारा, कानपुर के जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा, ठीक है, ये याद रखना है। इन 1829 एंड 30 विद द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर एंड प्रसन्न कुमार टैगोर, द बंगाली मैगजीन बंगदूत वाज पब्लिश्ड, ठीक है। बंगदूत ये बंगाली मैगजीन है, बंगाली पत्रिका है बंगदूत। इसको जो है प्रकाशित करने के लिए किस किसने मेहनत करी है, राजा राममोहन रॉय ने प्रयास किए, द्वारकानाथ टैगोर एंड प्रसन्न कुमार घोष, तीनों ने जो है प्रयास किए, और इनके प्रयासों से बंगदूत नाम से पत्रिका प्रकाशित हुई 1829-30 में, ठीक है। बंगाली मैगजीन है ये, बंगाली लैंग्वेज में। बाल गंगाधर शास्त्री जंबेकर is regarded as the father and pioneer of Marathi journalism. In 1832, he published दर्पण, द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर, ठीक है। दर्पण जो है इन्होंने पब्लिश किया 1832 में, दर्पण पहला मराठी न्यूज़पेपर था ये। और मराठा पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं बाल गंगाधर शास्त्री जंबेकर, ठीक है। बाल गंगाधर शास्त्री जंबेकर जो है ये मराठा पत्रकारिता के पितामह कहे जाते हैं। इन्होंने दर्पण प्रकाशित किया था 1832 में, ठीक है, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में एक 1835 का अधिनियम आता है, क्योंकि उस समय मैकाले था, ठीक है, तो मैकाले जो है वो प्रेस पर सेंसर्स लगाने के बिल्कुल अपोजिशन में था, ठीक है, वो सेंसर्स को नहीं लगाना चाहता था, और उसका जो है मानना था कि प्रेस वगैरह को पूरी छूट दी जानी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि वो जो है सच्चाई जनता के सामने रख सकें, ठीक है। तो मेटकॉफ के टाइम पीरियड का है ये, ठीक है। मेटकॉफ उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो मेटकॉफ अपोलिज्ड द 1823 जो एक्ट था, उसको जो है मेटकॉफ ने समाप्त कर दिया, ठीक है। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इसने जो जो सेंसर्स वाला जो एक्ट लगाया था कि बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी, और इसका नाम उसका नाम सबके नाम होने चाहिए, तो ये सारे जो सेंसर्स के ना वो थे, वो सब हटा दिए। इसने कहा सिर्फ जगह का नाम होना चाहिए, बाकी कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है। मेटकॉफ ने, तो इन्होंने 23 का एक्ट जो है वो हटा दिया, एंड पासिस द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट 1835, ठीक है। भारतीय प्रेस की मुक्ति जो है अधिनियम 1835 पारित किया। उस अधिनियम में इन्होंने कहा कि इतने सारे सेंसस की कोई ज़रूरत नहीं है, मुद्रकों और प्रकाशकों के नाम से क्या करेंगे, केवल प्रकाशन के स्थान का नाम होना चाहिए, उसकी सूचना देनी पड़ती है सिर्फ, बाकी सब हटा दिया गया, ठीक है, लाइसेंस हटा दिया गया, और ये सारी चीज़ें हटा दी गई, सिर्फ प्रकाशन के स्थान रखा गया, इसीलिए इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके इस प्रेस को हटाने के बाद में, अब देखो यहाँ चल क्या रहा है, कि कोई जो है रूल्स लगा रहा है, कोई रूल्स को हटा रहा है, ठीक है, जैसे वेलेजली ने रूल्स लगाए, और आगे चल के उसको हेस्टिंग्स ने हटा दिया, हेस्टिंग्स के बाद में एडम्स ने लगाए, एडम्स के बाद में मेटकॉफ ने हटा दिया, ठीक है। अभी मेटकॉफ के बाद में दूसरा लगा देगा, फिर उसके बाद फिर से हटेंगे, तो ऐसे करके ही हटता और लगते रहे थे प्रेस पर जो भी प्रतिबंध थे वो सारे, ठीक है। तो
In 1838 in Bombay, रॉबर्ट नाइट स्टेबलाइज्ड बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। ठीक है, कौन सा स्टेबलाइज किया इन्होंने 1838 में? बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स, विच वाज रीनेम्ड टू द टाइम्स ऑफ इंडिया इन 1861। ठीक है, 1861 में इसी का नाम जो है बदल करके और क्या कर दिया गया? टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, किसने इसको स्टार्ट किया था? तो रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया था बॉम्बे में। ठीक है, इंग्लिश में था ये, और बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक है, 1861 में टाइम्स ऑफ इंडिया इसका नाम किया गया। इन 1851 दादा भाई नौरोजी पब्लिश्ड रफ्त गुफ्तार। इसको कहीं कहीं रफ्त गुफ्तार लिखा होगा, कहीं कहीं रफ्त गुफ्तार लिखा होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया था दादा भाई नौरोजी ने। एंड अखबार सौदागर इन द गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, ये गुजराती भाषा में स्टार्ट किए थे 1851 में दादा भाई नौरोजी ने। इन कलकत्ता हिंदू पेट्रियाट वाज स्टार्टेड इन 1853। 1853 में हिंदू पेट्रियाट की जो स्थापना है, शुरुआत है, हिंदू पेट्रियाट स्टार्ट किया था किसने? कलकत्ता में मधुसूदन रे ने। किसने? मधुसूदन रे। मधुसूदन रे ने स्टार्ट किया हिंदू पेट्रियाट। ठीक है, अंडर द एडिटरशिप ऑफ गिरीश चंद्र घोष। स्टार्ट किया मधुसूदन रे ने और पहले संपादक हैं गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, बट लेटर हरीश चंद्र मुखर्जी एक्वायर्ड इट्स ओनरशिप एंड बिकेम इट्स एडिटर। ठीक है, बाद में हरीश चंद्र जो मुखर्जी थे उन्होंने इसको अपने अधिकार में ले लिया और इसका संपादन किया था। ठीक है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी ने बाद में इसका संपादन किया था, स्टार्ट किया है मधुसूदन रे ने, और पहले संपादक हैं गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी भी इसके संपादक रहे। अभी ये सारी गतिविधियां चल रही थी। ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर्स जो है वो फिर से स्टार्ट हो गए थे क्योंकि उनको लिबरेशन मिल गया था, उनको छूट मिल गई थी, मुक्ति मिल गई थी, तो स्टार्ट हो गए फिर से अपना छपाई में। ठीक है, लेकिन उसी समय क्या हो जाता है, 1857 का विद्रोह जो है वो शुरू होने लगता है। ठीक है, 1857 का विद्रोह जो शुरू होता है, तो उस समय विद्रोह की शुरुआत में ही ये समझ लीजिए कि ये अधिनियम लाया गया 1857 का लाइसेंसिंग एक्ट। विद्रोह की खबर के बारे में, अंग्रेजों की दमन नीति के बारे में, या फिर कुछ विद्रोही जो सफल हो रहे हैं उनकी सफल नीति के बारे में न्यूज जो है ना छपे, इसलिए ये अधिनियम लाया गया। और इससे क्या किया गया, फिर से प्रेस जो थी उन सभी पर जो लाइसेंस की जो है रिक्वायरमेंट लगा दी गई। द गवर्नमेंट बैंड कीपिंग एंड यूजिंग अ प्रिंटिंग प्रेस विदाउट अ लाइसेंस। जो मेटकॉफ ने हटाए थे, ठीक है, वो लाइसेंस जो है वो इसने फिर से शुरू कर दिया कि बिना लाइसेंस के जो है कोई भी प्रेस नहीं चलेगी। अब लाइसेंस किसी के पास था नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस तो हट गए थे आज से लगभग लगभग कहें तो 20-25 साल पहले लाइसेंस हट गए। अब किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो छापेगा कैसे, है ना? तो लाइसेंस जो है वो किसी के पास नहीं थे और बंद कर दिए गए। ठीक है, तो ये प्रेस इसीलिए शुरू शुरू किया गया था क्योंकि 1857 के विद्रोह को जो है वो अ, गति ना मिल पाए। ठीक है, उसका प्रसार प्रसार इतना ज्यादा ना हो पाए। ठीक है, उसके लिए ये स्टार्ट किया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्टार्टेड पब्लिशिंग सोम प्रकाश इन 1859। इस अधिनियम के बाद में कैसे ऐसे तैसे जाकर के लाइसेंस लेने के बाद में सोम प्रकाश ने 1859, जो वैसे ये जो अधिनियम था ना, ये जो 1857 के विद्रोह के समय जो चलाया गया था, ये सिर्फ 1 साल तक एक्टिव रहा था। उसके बाद में फिर से मेटकॉफ के जो नियम थे वो चालू रह गए, क्योंकि सिर्फ विद्रोह विद्रोह सिर्फ विद्रोह सिर्फ विद्रोह तक ही लागू रहा था ये। ठीक है, सिर्फ विद्रोह तक ही लागू रहा, उसके बाद में फिर से जो है वो अपना जो 35 का जो अधिनियम था वही चलता रहा। ठीक है, अब चूंकि सोम प्रकाश ने 1859, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश 1859 में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, 1857 का विद्रोह हो चुका था। अंग्रेज जो है वो वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स को सपोर्ट करना
बंद कर गए, जो कि पहले भी नहीं करते थे, लेकिन अभी उन पर थोड़ी सी सख्ती जो है वो हो गई थी। और जो भी इंग्लैंड जो ब्रिटिशर्स के जो न्यूज़पेपर थे, जो भी अंग्रेज न्यूज़पेपर छापते थे, उनको कंपनी ने जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, विद्रोह हो चुका था ना भाई, विद्रोह के बाद काफी सारी चीजें चेंज हुई थी। द हिंदू प्रकाश न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय विष्णु परशुराम पंडित इन 1862 फ्रॉम बॉम्बे। 1862 में हिंदू प्रकाश जो है वो विष्णु परशुराम पंडित ने स्टार्ट किया, बम्बई से। ठीक है, ये याद रखना है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 59 में प्रकाशित किया। ठीक है, और इस विद्रोह के बाद में 1857 के विद्रोह के बाद में काफी सारे न्यूज़पेपर जो है वो देखने को मिलते हैं हमें। द इंग्लिश न्यूज़पेपर, द बंगाली वाज स्टेबलाइज्ड इन 1862। बंगाली जो न्यूज़पेपर था अंग्रेजी में था। ठीक है, इसको स्थापित किया था 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने। किसने? गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली न्यूज़पेपर को जो है वो स्थापित किया। लेटर एक्वायर्ड बाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बाद में एक्वायर्ड किया। हु एडिटेड इट फॉर 40 ईयर्स। ठीक है, उन्होंने इसको 40 साल तक एज अ संपादक इसका काम किया था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बाद में खरीदा। ठीक है, तो बंगाली न्यूज़पेपर को बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खरीदा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको कब खरीदा? तो इसको खरीदा था 17 कह रहा हूँ, 1879 में। ठीक है, अब 1879 से लगभग लगभग 40 साल तक इन्होंने इसमें काम किया। और इसी बंगाली में न्यूज़ छापने के कारण 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उनको 2 साल की जेल हुई थी। ठीक है, इनको 2 साल की जेल हुई। तो ये फर्स्ट पहले भारतीय थे जिन्हें पत्रकारिता के लिए जेल हुई थी। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार जेल जाने वाले पत्रकारिता के लिए पहली बार जेल जाने वाले भारतीय। ठीक है, कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जो 1883 में जेल गए थे। अपने किस न्यूज़पेपर में इन्होंने छापा था? तो वो था बंगाली न्यूज़पेपर। ठीक है, उसमें इन्होंने छापा था अंग्रेजों के बारे में कुछ। इन 1861 देवेंद्र नाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष स्टेबलाइज्ड द इंडियन मिरर। ठीक है, इंडियन मिरर की जो स्थापना है वो देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने करी थी। बाद में आगे चल करके 1864 में या फिर 67 में जो है केशव चंद्र सेन भी इसके संपादक रहे थे। ठीक है, बाद में केशव चंद्र सेन भी इसके एडिटर रहे। ठीक है, बाद में केशव चंद्र सेन भी इसके एडिटर रहे। इन 1864 द फाउंडर ऑफ नेटिव ओपिनियन बॉम्बे। ठीक है, बम्बई में था ये नेटिव ओपिनियन। इसके संस्थापक कौन है? वाज विश्वनाथ नारायण मांडलिक। वी एन मांडलिक शॉर्ट में कहते हैं इनको। तो वी एन मांडलिक जो है ये संस्थापक थे किसके? नेटिव ओपिनियन न्यूज़पेपर के। ठीक है, नेटिव ओपिनियन किसने स्टार्ट किया है? वी एन मांडलिक। ठीक है, 1857 का विद्रोह हो चुका था। विद्रोह के बाद में काफी न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंग्रेजों द्वारा जो संपादित न्यूज़पेपर्स थे उनको कंपनी भी काफी सपोर्ट करती थी। उनको काफी सारी सुविधाएं दी गई थी कंपनी के द्वारा।
काफी सारी स्वतंत्रता दी गई थी कंपनी के द्वारा। तो इंग्लिश एडिटेड न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, उनमें कौन कौन से थे, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 का टाइम्स ऑफ इंडिया। ये वही है जिसका नाम चेंज कर दिया था, मैंने अभी बताया आपको, जो रॉबर्ट नाइट ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया। स्टेट्समैन जो है 1875 में स्टेट्समैन शुरू किया गया। फ्रेंड ऑफ इंडिया, मद्रास मेल, पायोनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट एंड इंग्लिशमैन, ये सारे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए न्यूज़पेपर्स थे। और इनको कंपनी के द्वारा काफ़ी सारी सुविधाएं जो हैं वो दी गई थी। ठीक है, इन अखबारों में, जो ब्रिटिशर्स द्वारा शुरू किए गए इन अखबारों में, इंग्लिशमैन सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी अखबार था। ठीक है, इंग्लिश अमॉन्ग दीज इंग्लिशमैन वाज द मोस्ट कंजर्वेटिव, स्टेट्समैन मोस्ट लिबरल। ठीक है, सबसे उदार जो है अंग्रेजी, इन इन अंग्रेजी अखबारों में सबसे ज़्यादा उदार था तो वो था आपका स्टेट्समैन। ठीक है, स्टेट्समैन। एंड द पायोनियर वाज प्रो गवर्नमेंट। ठीक है, पायोनियर कौन था? अ, सरकार का समर्थक, कंपनी का समर्थक जो है न्यूज़पेपर इनमें से जो था सबसे ज़्यादा, तो वो था पायनियर। ठीक है, पायनियर कंपनी का या सरकार का सबसे ज्यादा समर्थक, ठीक है, कट्टर समर्थक जो है कंपनी का, ब्रिटिश सरकार का समर्थक था पायनियर। ठीक है, और पायनियर के बाद में सिविल एंड मिलिट्री गजट जो था ये लाहौर से पब्लिश होता था, ये भी जो है कंपनी का समर्थक था। ठीक है, सबसे ज्यादा था पायनियर, और उदार था स्टेट्समैन, और रूढ़िवादी था इंग्लिशमैन। ठीक है, ये सब याद रखने हैं आपको। ये 1857 के बाद के न्यूज़पेपर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही 1861 में कृष्णोदास पाल ऑल्सो बिकेम एडिटर ऑफ द हिंदू पेट्रियाट। हाँ, ये सॉरी, ये बीच में घुस गया है इंग्लिश वाले, लेकिन जो ये जो लाइन है ये हिंदू पेट्रियाट में ऐड होगी। ठीक है। हम्म, हाँ, हिंदू पेट्रियाट जो है ये यहाँ पर ऐड होगी ये लाइन, कि जो हिंदू पेट्रियाट है वो बाद में उसमें 1861 में कृष्णोदास पाल जो है वो हिंदू पेट्रियाट के संपादक बनते हैं, और उन्हें भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। ठीक है, उसी तरीके से लिखना उनको। ठीक है, हिंदू पेट्रियाट वाले में पत्रकारिता का इनको राजकुमार कहा जाता है। 1861 में इन्होंने हिंदू पेट्रियाट में संपादक का काम किया। हिंदू पेट्रियाट में जो है 1862 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने हिंदू पेट्रियाट को खरीद लिया। ठीक है, 1862 में। और इंग्लैंड में हिंदू पेट्रियाट के जो संवाददाता के रूप में जो काम किया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 1874-75 में। लंदन में हिंदू पेट्रियाट के संवाददाता के रूप में वाज द correspondent ऑफ द हिंदू पेट्रियाट इन लंदन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ड्यूरिंग द 1874 टू 75। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी फिर बाद में इंडिया आ जाते हैं, और 1879 में बंगाली जो है वो गिरीश चंद्र घोष से खरीद लेते हैं और बंगाली न्यूज़पेपर को एडिट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ईशु चंद्र विद्यासागर जो कि सोम प्रकाश पहले था, और 1862 में इन्होंने हिंदू पेट्रियाट को भी खरीद लिया था। ठीक है, तो इनके पास दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई थी। बाकी इससे पहले हिंदू पेट्रियाट के बारे में जो मैंने आपको बताया कि मधुसूदन रे ने इसको स्टार्ट किया था, और हरीश चंद्र मुखर्जी इसके पहले संपादक थे। ठीक है, सॉरी, गिरीश चंद्र इसके पहले संपादक थे, हालांकि बाद में इसको हरीश चंद्र मुखर्जी ने खरीद लिया था, संपादन का काम किया। लेकिन इसके बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी थे, उनके बाद में जो है इसको खरीदा था किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। अब इन सभी न्यूज़पेपर्स की गतिविधियों को देखते हुए 1867 का पंजीकरण अधिनियम आता है। ठीक है, कि न्यूज़पेपर्स तो यार छपते जा रहे हैं, काफ़ी न्यूज़पेपर्स हो गए हैं, तो पंजीकरण अधिनियम आता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1867। एवरी प्रिंटेड बुक न्यूज़पेपर हैड टू मेंशन द प्रिंटर, पब्लिशर एंड प्लेस ऑफ द प्रिंटिंग। ठीक है, क्योंकि देखो जो 35 का मैटकॉफ वाला जो अधिनियम था उसने ये जो प्रिंटर, पब्लिशर, ये सब हटा दिए, लाइसेंस हटा दिया था।
तो ये सब फिर से शुरू किया गया। 1867 का अधिनियम आया। इससे पहले 57 के अधिनियम में लाइसेंस मांग लिया गया था, ठीक है। और फिर 67 का जो अधिनियम आया, इसमें प्रिंटर, पब्लिशर और प्लेस का जो नाम है वो छपने की बात कही गई। और छपने से पहले एक कॉपी जो है, अ कॉपी ऑफ द पब्लिश्ड बुक हैड टू बी सबमिटेड टू द गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है, 1 महीने के अंदर जो प्रति छापी गई है उसकी, जो भी बुक छापी गई है उसकी कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को देना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है, 67 के अधिनियम के द्वारा। और जो वही मुद्रक वाली और प्रकाशक का नाम छपने वाला, प्रिंटर और पब्लिशर का नाम और प्लेस का नाम, वो भी कंपलसरी कर दिया गया कि न्यूज़पेपर जो भी छपेगा उस पर ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं, ठीक है। अब 1867 का अधिनियम आ गया। उसके बाद में 67 के बाद में जो हमें न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं वो है द एडिटर ऑफ द कवि वचन सुधा मैगजीन वाज भारतेंदु हरिश्चंद्र। इट्स पब्लिकेशन बिगेन ऑन 15 अगस्त 1867 फ्रॉम वाराणसी, ठीक है। कहाँ से? कवि वचन सुधा जो है ये पत्रिका थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये प्रकाशित होती थी वाराणसी से 1867 में, ठीक है, ये याद रखनी है। In 1868, मोतीलाल घोष एंड शिशिर कुमार घोष स्टार्टेड पब्लिशिंग अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये मोतीलाल घोष ने और शिशिर कुमार घोष ने स्टार्ट किया था कलकत्ता से, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका 1868। In 1878, to escape the Vernacular Press Act, it was converted into an English weekly within a night, ठीक है। रातों रात ये न्यूज़पेपर जो है कन्वर्ट हो गया था किसमें? अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका जो है ये रातों रात, पहले बंगाली था फिर रातों रात ये इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया था, ठीक है। किससे बचने के लिए? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो भारतीय भाषाई जो भी समाचार पत्र थे उन सभी को बंद करने के लिए था। अब ये समझ लो अमृत बाजार पत्रिका का तो आज जैसे कि आज का न्यूज़पेपर आया सुबह का, ठीक है, वीकली था वैसे, लेकिन आज का न्यूज़पेपर जैसे पिछले हफ्ते का जो न्यूज़पेपर है वो आया था बंगाली में। और नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर आएगा, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया, तो नेक्स्ट जो न्यूज़पेपर आएगा वो तुरंत इंग्लिश में कर दिया गया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया था। तो 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से जो है जो न्यूज़पेपर जो है वो कन्वर्ट इंग्लिश में कर दिया गया, वो कौन सा था? अमृत बाजार पत्रिका। इन 1870 सैयद अहमद खान स्टार्टेड द न्यूज़पेपर लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया। ये न्यूज़पेपर जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1870 में स्टार्ट किया गया था। इन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एडिटेड बंगाली मंथली मैगजीन नेम्ड बंग दर्शन, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन नामक बांग्ला भाषा की मासिक पत्रिका का संपादन किया था 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। और 1874 में द मैगजीन भारत श्रमजीवी वाज पब्लिश्ड बाई शशिपद बनर्जी, ठीक है। तो भारत श्रमजीवी जो मैगजीन है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? शशिपद बनर्जी के द्वारा वो स्टार्ट की गई है, ठीक है। भारत श्रमजीवी शशिपद बनर्जी 1874 में, ठीक है। अभी इन न्यूज एक तो ये न्यूज़पेपर्स इतने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाने का? कि समय है 1877, दिल्ली दरबार का, दिल्ली दरबार का समय है, ठीक है। और उसी समय सूखे का समय था, ठीक है। एक तो 77 में दिल्ली दरबार लगाया गया। दूसरा 1876 से लेकर के 1878 तक का जो समय था वो एकदम सूखे का समय था, है ना। हम्म। अकाल का समय था, सूखा पड़ गया था।
अब एक तो ये जो न्यूज़पेपर्स थे, जैसे कि इनमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो था सोम प्रकाश। ठीक है। तो सोम प्रकाश जो न्यूज़पेपर था उसने एक तो अकाल की घटनाएं छापी कि क्या इतना अकाल पड़ा हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो जो क्षेत्र है उसमें, राज्य में। और गवर्नमेंट जो है, कंपनी जो है, क्या देखने पे लगी हुई है? गवर्नमेंट देखने पे लगी है दरबार को। ठीक है। दिल्ली दरबार लगाया जा रहा है और दिल्ली के दरबार में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो धन संपत्ति जो है वो खर्च करी जा रही है। काफ़ी भव्य दरबार लगाया गया था। ठीक है। और जो है रानी को जो है कैसर हिंद की उपाधि दी जा रही है। काफ़ी बड़ा दरबार लगाया गया है। लेकिन अकाल जो पीड़ित थे 1876 से 78 के बीच में, उन अकाल पीड़ितों के लिए कोई भी काम नहीं करा गया। तो ये सारे जो माहौल था उस समय, एक तो दरबार लग रहा है, जनता में रोष व्यक्त है, तो वो सभी की जो न्यूज़ेस हैं। और उस समय लॉर्ड लिटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड लिटन उस समय वायसराय था। ठीक है। तो लॉर्ड लिटन के खिलाफ जो है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने छापना शुरू किया। ठीक है, कि आप मतलब कैसे लोग हैं, आपकी कंपनी अ, अकाल को नहीं देख रही है, अकाल पीड़ितों के लिए कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, और आप जो है दरबार लगाने में लगे हैं। तो काफी सारा विरोध जो है लॉर्ड लिटन का उस समय होने लगा। उस दौरान बड़ी मात्रा में जब विरोध जो है स्टार्ट हो गया लॉर्ड लिटन का, तो लिटिल ने क्या किया कि ये विरोध हो किसके माध्यम से रहा है? तो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। और वो भी किसके? क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश तो समझ नहीं पाते हैं, ज्यादातर इंडियंस जो थे वो इंग्लिश नहीं समझ पाते थे, क्योंकि 1878 का टाइम था, है ना। उस समय ये समझ लो कि नकाले वाली नीति चल रही थी, है ना। और क्या कहते हैं, हालांकि 1854 वाला भी था वुड्स डिस्पैच, लेकिन अंग्रेजी अभी तक इंडियंस नहीं सीख पाए थे। तो वर्नाक्युलर जो जो न्यूज़पेपर थे, यानी कि जो बंगाली लैंग्वेज में आ रहे हैं या किसी अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज में आ रहे हैं, उनसे बड़ा खतरा था इसको, क्योंकि वो लैंग्वेज जनता के बीच में जाते ही जनता उसको पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। ठीक है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है, वर्नाक्युलर जो न्यूज़पेपर थे उनको खत्म करने के लिए ये न्यूज़पेपर लाया गया। खत्म करने मतलब उनका मुंह बंद करने के लिए कि कुछ भी नहीं छापेंगे। ठीक है। लॉर्ड लिटन ने ये अधिनियम लाया, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसमें क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो थे, डीएम, वर इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्टेन अ बॉन्ड पेपर फ्रॉम इंडियन एडिटर्स, इंश्योरिंग दे वुड नॉट पब्लिश एनी गवर्नमेंट नॉट पब्लिश एंटी गवर्नमेंट मटेरियल। ठीक है। इसमें डीएम को ये पावर दी गई कि वो जितने भी इंडियन एडिटर हैं, भारतीय भाषा के जो भी संपादक हैं, समाचार पत्र हैं, उन सभी से एक बॉन्ड लिखवा ले। ठीक है। जो जितने भी डीएम थे वो उन सभी से बॉन्ड लिखवा ले, और उस बॉन्ड में लिखवा ले कि वो कोई भी सामग्री सरकार के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ नहीं छापेगा। ठीक है। ऐसा बॉन्ड लिखवा ले, उसके बाद ही उसको छापने की अनुमति दे। दूसरा, the magistrate could demand a security deposit from the publisher and forfeit if it the rules were violated। ठीक है। मजिस्ट्रेट को ये भी अधिकार दिया गया था कि वो अगर किसी प्रकाशक को छापने की अनुमति देता है तो उस पे से एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो अपने पास जमा करवा ले प्रकाशक से, और वो भी अच्छा खासा सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब लगभग लगभग 15-20 लाख रुपए उस समय के जमा करा ले, कि अगर उसने कोई भी ऐसी चीज छापी जो कि एंटी गवर्नमेंट थी, तो वो उस पैसे को जब्त भी कर सकती है। ठीक है, उस जमानत को जब्त भी कर सकती है। मजिस्ट्रेट जो है, कंपनी जो है, जो ब्रिटिश सरकार जो है वो उसको जब्त कर सकती थी। इन केस ऑफ रिपीटेशन द प्रेस इक्विपमेंट कुड बी सीज्ड। ठीक है। पहली बार किया तो जमानत जब्त हो गई, अगर फिर से रिपीट किया तो उसकी जो प्रेस थी वो प्रेस जो है वो उससे छीन ली जाएगी और वो भी जब्त कर दी जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल ही बंद हो गया, ये समझ लो। ये 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में थे। इसके अलावा द मजिस्ट्रेट्स डिसीजन वाज फाइनल। जो भी मजिस्ट्रेट ने डिसीजन ले लिया न्यूज़पेपर के खिलाफ, ठीक है, या फिर किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ, तो वो डिसीजन जो है वो फाइनल होता था, अंतिम डिसीजन था। उससे ऊपर किसी भी प्रेस को ये अधिकार नहीं था कि कहीं भी ये जाकर के न्यायालय में अपील कर सके। ठीक है,
न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती थी मजिस्ट्रेट ने जो नियम ले लिया उसके खिलाफ। ठीक है। एनी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड एस्केप द एक्ट बाय सबमिटिंग इट्स प्रूफ्स टू द गवर्नमेंट सेंसर। ठीक है, ये वही नियम है कि कोई भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कुड बी एक्सकेप, यानी कि स्थानीय भाषा का समाचार पत्र सरकारी सेंसर को अपने अखबार के प्रूफ प्रस्तुत करके, ठीक है, यानी कि वही सेंसर जहां पर ये चीज देखी जाती है कि जो है मेरे न्यूज़पेपर को आप चेक कर लो, सरकार के खिलाफ मैंने कुछ नहीं छापा है, मुझे छापन दो, है ना। तो वो चीज़ देखने के बाद में, अपना प्रूफ देने के बाद में कि भाई मेरा तो देख लो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड भी सही है ना, मेरी पूरी सिविल देख लो पिछली, मैंने कभी भी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापा, मैं बेशक वर्नाक्युलर हूँ। तो ऐसा एक प्रूफ दिखाने के बाद सरकार के सामने, और उस न्यूज़पेपर को जो है वो कंटिन्यू कर सकता था, वो उसको छूट प्राप्त हो जाती थी। ठीक है भाई, तू सीधा साधा आदमी है, तू छाप ले। तो ये भी उसमें नियम था कि जो है सरकारी सेंसर को अपने प्रूफ दिखाने के बाद में कि हम तो कभी भी सरकार के खिलाफ नहीं गए, वो न्यूज़पेपर्स चालू रह सकते थे। दिस एक्ट वाज कॉल्ड गैंगिंग एक्ट। ठीक है, गैंगिंग एक्ट यानी कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम इस एक्ट को कहा गया। मुंह बंद करने वाला कैसे कहा गया, वो साफ साफ आपको दिख रहा है, देखो कैसे कि जो भी न्यूज़पेपर चाहे वो वर्नाक्यूलर है, अगर वो सरकार के खिलाफ कोई सामग्री नहीं छाप रहा है, छाप सकता है, वो लगातार छापे, कोई दिक्कत नहीं है उनको, कंपनी को। लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर जो कंपनी के खिलाफ कोई भी एक शब्द छाप देता है उसको वो बंद कर देते थे। ठीक है, तो ये सिर्फ मुंह बंद करने वाला अधिनियम था कि कंपनी के खिलाफ कोई भी न्यूज़पेपर नहीं छापेगा। ठीक है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। सुरेंद्र नाथ बनर्जी डिस्क्राइब्ड इट एज अ थंडरबोल्ट फ्रॉम द स्काई। ठीक है, आकाश से होने वाला वज्रपात जो है वो इस अधिनियम को कहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, द न्यूज़पेपर पायनियर फुल्ली सपोर्टेड दिस एक्ट, क्योंकि भाई वो तो सपोर्ट करेगा ही, पायनियर जो है वो पूरे तरीके से सरकार का समर्थक अखबार था। ठीक है, अब सरकार समर्थक था तो वो किसी भी नियम को समर्थन देगा, क्योंकि सरकार के खिलाफ तो छाप ही नहीं रहा, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसने इस नियम को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। अंडर दिस एक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाला जो था, तो सोम प्रकाश पर कड़ी कार्रवाई करी गई, भारत मेहर पर करी गई, ढाका प्रकाश पर करी गई, एंड सहचर, ये चार अखबार जो थे, इन चारों पर कड़ी सा जो है कार्रवाई जो है 1878 के अधिनियम के द्वारा करी गई। 78 का अधिनियम आ चुका था, उसके बाद जो न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं तो वो है मराठा एंड केसरी। जैसे कि 1881 बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड मराठा। मराठा न्यूज़पेपर इनका जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। ठीक है, याद रखने के लिए देखो बड़ा सिंपल है, जिसका नाम ही मराठा है तो ये मराठी लैंग्वेज में नहीं है। ठीक है, अब जब मराठी में नहीं है तो किस में दिया, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, और केसरी, केसरी जो है ये किस लैंग्वेज में है, ये मराठी भाषा में है। ठीक है, मराठी लैंग्वेज में। ये दोनों न्यूज़पेपर 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किए गए। ठीक है, और केसरी के पहले जो संपादक थे वो है केलकर। केलकर, और फिर यानी पहले केलकर रहे हैं, उसके बाद में आगरकर ने ही इसको भी अपने अंडर ले लिया था। ठीक है, आगरकर। और मराठा वाला जो था उसके संपादक हैं पहले आगरकर। ठीक है, ये हो गया। इन 1881 जोगेंद्र नाथ बोस, अच्छा ये बाल गंगाधर तिलक के ये न्यूज़पेपर्स थे। ठीक है, इन्हीं के उसको मैं आगे बता दूंगा। वैसे बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपने इन्हीं न्यूज़पेपरों की वजह से 1897 के टाइम पीरियड पर, 1897 में इनको जो है 2 महीने की जेल हुई, नहीं सॉरी 18 महीने की जेल हुई, 18 मंथ्स, बाल गंगाधर तिलक।
तिलक जो है ये दूसरे भारतीय थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे। ठीक है, दूसरे भारतीय थे जो अपनी पत्रकारिता के लिए जेल गए थे। ठीक है, और क्यों गए थे, क्योंकि एक तो इनके ये न्यूज़पेपर्स हालांकि डायरेक्टली ये सरकार के खिलाफ कुछ नहीं छापते थे, लेकिन इन्होंने जो है इन्होंने जो है अपने अखबारों में, अपने भाषणों में, जो शिवाजी महाराज का एक जो इवेंट था जिसमें उन्होंने अफजल खान की हत्या कर दी थी, और उसको उन्होंने राइट बताया था कि हाँ वो सही किया उन्होंने अगर मार दिया तो क्योंकि कोई भी आदमी घर में घुसेगा या काम जो भी करेगा, घुसपैठ करेगा, तो उसको मारना ही सही है। ठीक है, और वो टाइम पीरियड चल रहा था 97 का जो है, ये चल रहा था प्लेग का। ठीक है, एक तो अकाल था, सूखा पड़ा हुआ था, और एक प्लेग महामारी भी आ गई थी उस समय। अब उसी समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो प्लेग कमिश्नर रैंड जो है अपॉइंट कर दिया था मुंबई में, और वो क्या करवा रहा था कि वो घर घर से हर व्यक्ति को जिसको प्लेग दिखता था वो उसको खींच करके और ले जा रहे थे। ठीक है, क्या हो रहा था, उनका मार दिया जाता था जा करके, कहाँ रखा जा रहा था कोई पता नहीं था। तो ऐसी जो है लूट-पाट मची हुई थी, क्योंकि किसी-किसी घर में ज़्यादा पैसा दिखता था तो वहाँ से अंग्रेज जो है वो लूट भी लेते थे और व्यक्ति को भी उठा लेते थे। कोई सुंदर स्त्री दिख गई है तो उस स्त्री को उठा लेते थे, ठीक है? उसके साथ गलत काम, जो भी चीज़ थी वो चल रही थी। तो जब ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी उस समय बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है अफजल खां को मार दिया वो बिल्कुल सही किया, कोई गलत काम नहीं किया था। वैसे ही कुछ ऐसा कहा होगा कि आज के समय भी ज़रूरत है या जो भी चीज़ है। तो उसी से जो है इन्फ्लुएंस होकर के जो चापेकर बंधु थे उन्होंने रैंड की हत्या कर दी। ठीक है, ब्लैक कमिश्नर जो रैंड था उस रैंड की हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। और उस हत्या के बाद में अंग्रेजों ने इसका आरोप लगाया कि तिलक जो आपने जो भाषण दिया है एकदम उकसाऊ भाषण, और आपके भाषण से ही जो है क्या कहते हैं प्रोत्साहित होकर के और इन चापेकर बंधुओं ने जो है वो रैंड की हत्या करी है। तो इसी आरोप के बाद में बाल गंगाधर तिलक को पहली बार 18 महीने की सजा होती है 1897 में। ठीक है, 18 महीने की सजा काटने के बाद में ये वापस छूटते हैं। दूसरी सजा इनको आगे चल के होगी 1908 में। ठीक है, इन 1881 जोगेंद्र नाथ बोस स्टार्टेड पब्लिशिंग बंगवासी इन बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, जोगेंद्र नाथ बोस ने बंगवासी समाचार पत्र बंगाली भाषा में शुरू किया। इन 1888 गोपाल गणेश आगरकर स्टार्टेड द मराठी वीकली न्यूज़पेपर सुधारक। ठीक है, गोपाल गणेश आगरकर ने स्टार्ट किया था मराठी वीकली न्यूज़पेपर सुधारक जो है। ठीक है, 1888 में गोपाल गणेश आगरकर ने। ये गोपाल गणेश आगरकर जो हैं ये पहले बाल गंगाधर तिलक के साथ में संपादन का कार्य करते थे। ठीक है, ये जो मराठी वाले जो आगरकर हैं ये यही हैं। ठीक है, अब बाद में सुधारक का जो काम है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इसमें संपादन किया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। दादा भाई नौरोजी पब्लिश द न्यूज़पेपर इंडिया इन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से इंडिया नाम का जो समाचार पत्र है वो इंग्लैंड में कौन छापता था, तो दादा भाई नौरोजी छापते थे। ठीक है, शिवराम महादेव परांजपे फाउंडेड द न्यूज़पेपर काल। ये क्रांतिकारी न्यूज़पेपर था ये। ठीक है, काल, इसको किसने फाउंड किया था, शिवराम महादेव परांजपे इन महाराष्ट्र। इट वाज रिवॉल्यूशनरी पेपर। ठीक है, ये एक क्रांतिकारी अखबार था काल। इन 1904 बरिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर पब्लिश्ड द मैगजीन भवानी मंदिर फ्रॉम कलकत्ता। 1904 में भवानी मंदिर पत्रिका जो है ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, बरिंद्र कुमार घोष द्वारा ये प्रकाशित करी जाती थी। ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों की जो पत्रिका थी। ठीक है, 1906 में और हमें तीन क्रांतिकारी जो न्यूज़पेपर से वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि संध्या, युगांतर और वंदे मातरम। संध्या, इसको जो है ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने स्टार्ट किया था, ये तीनों कलकत्ता में थे। ठीक है, संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने, युगांतर बरिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्ता ने स्टार्ट किया, वंदे मातरम जो है ये अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तीनों क्रांतिकारी न्यूज़पेपर्स थे। और क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है
छापते थे और उनको बढ़ावा देते थे। ठीक है, दीज न्यूज़पेपर्स स्प्रेड नेशनलिस्ट मैसेजेस, ठीक है, हाँ, राष्ट्रवादी संदेश फैलाते थे। एंड इनकरेज रिवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो है वो क्रांतिकारी भावनाओं को प्रोत्साहित किया करते थे। ठीक है, क्रांतिकारी भावनाओं को बढ़ाते थे, छापते होंगे मतलब क्या, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता जो है वो क्रांतिकारी बन जाए। ठीक है, तो ये सारे न्यूज़पेपर्स थे। बाद में आगे चल के जब ये क्रांतिकारी न्यूज़पेपर्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये वही टाइम पीरियड था क्रांतिकारी न्यूज़पेपर्स का। कौन सा टाइम पीरियड है? जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, करजन का टाइम पीरियड चल रहा है, 1905। बंगाल पार्टीशन। बंगाल पार्टीशन का टाइम चल रहा है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है। तो जनता में जो है वो काफी रोष व्याप्त है। एक तो बंगाल विभाजन को लेकर के स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट कर रही है जनता। ठीक है, तो काफी सारे न्यूज़पेपर जो हैं वो इन चीजों को छाप रहे हैं, क्योंकि सरकार के विरोध में कुछ नहीं छाप रहे, और इसी न्यूज़ को छाप रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, और बंगाल का पार्टीशन हुआ उसके बारे में छापा जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी खबरों को देखते हुए, ठीक है, हालांकि उस समय तो कुछ नहीं हो पाया करजन के समय पर, लेकिन आगे भी जो है ये न्यूज़पेपर जो है वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते रहे। तो बाद में आकर के 1908 में एक न्यूज़पेपर एक्ट आता है। ठीक है, न्यूज़पेपर एक्ट 1908। इसमें मजिस्ट्रेट्स वर एम्पावर्ड टू सीज न्यूज़पेपर प्रेसेस एंड प्रॉपर्टीज दैट प्रोमोटेड वायलेंस। ठीक है, सिर्फ हालांकि ज़्यादातर क्रांतिकारियों के ऊपर, क्योंकि जो नॉर्मल न्यूज़पेपर्स थे उनसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। जो क्रांतिकारी गतिविधियां फैला रहे थे, इस चीज़ को एक बड़ा एजेंडा बना करके और क्रांतिकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगे हुए थे, उनको बंद करना ज़रूरी था। ठीक है, तो ऐसे न्यूज़पेपर्स कौन से थे जो मैंने आपको बताए, जो क्रांतिकारी न्यूज़पेपर्स थे। ठीक है, उनके खिलाफ ये जो जो न्यूज़पेपर एक्ट है ये लाया गया, और इसके जरिए वंदे मातरम, संध्या और युगांतर जो कलकत्ता से तीनों प्रसारित होते थे, उन तीनों न्यूज़पेपर्स पर मुकदमे चलाए गए, इनको बंद कर दिया गया। ठीक है, इन तीनों न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया, क्योंकि कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, बंगाल में थे, बंगाल विभाजन को अपने जो है एजेंडा बना करके, स्वदेशी मूवमेंट को एजेंडा बना करके ये लोग क्रांतिकारी गतिविधियां फैला रहे थे उस समय। ठीक है, इसके बाद में सिर्फ ये बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में ही तुरंत जो है एक दूसरे एक्ट की जरूरत पड़ी, वो है 1910, 1910 का एक्ट। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। अंडर दिस एक्ट द लोकल गवर्नमेंट could डिमांड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनी प्रेस ओनर एंड पब्लिशर रैंकिंग बिटवीन 500 टू 2000। ठीक है, अब ये भी कॉस्ट काफी बड़ी थी। इसके बीच में कोई भी कॉस्ट, अब मान लीजिए वो अगर 2,000 रुपए ले रहा है, तो आज के समय के लगभग लगभग 50 लाख से 60 लाख रुपए के समथिंग बनेगा, अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। तो इतनी कॉस्ट जो है एक रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रेस स्थापित करी है, और उसको रजिस्टर कराने के लिए इतनी बड़ी राशि जो है वो जिला मजिस्ट्रेट, एक लोकल गवर्नमेंट जो होती थी, उसको जो है ये पावर्स दे दी गई थी। ठीक है, कि वो इतनी राशि जो है किसी भी प्रेस के मालिक से या प्रकाशक से पंजीकरण जमानत की जो मांग कर सकता था, क्योंकि उसी के बाद वो उसको छूट देगा, क्या पता कि कुछ उल्टा सीधा छाप दे तो उसकी जो पैसे हैं वो जब्त तब भी कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये रखी गई 1910 में। इफ एनी ऑब्जेक्शनल कंटेंट वाज प्रिंटेड बोथ द रजिस्ट्रेशन एंड द डिपॉजिट कुड बी फॉरफिट। ठीक है, फॉरफिट किया जाता था उसका, एक तो रजिस्ट्रेशन उसका फॉरफिट कर दिया जाता था, यानी कि खत्म कर दिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था, और दूसरा उसकी जो जमानत राशि होती थी, मान लीजिए उस पे से अगर 1500 लिया गया है, 45 लाख रुपए लिया गया है, तो वो भी जमानत जो है वो उसकी जब्त कर ली जाती थी, अगर उसने एक बार भी कोई भी ऑब्जेक्शनल ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है वो अगर छाप दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एक तो ये जब्त कर ली गई उसकी जो है जमानत, दूसरा
और जमानत जब्त हो गई, पंजीकरण जब्त हो गया। अब अगर वो उसका जो प्रकाशक है वो कहे कि भाई साहब दोबारा से यार छापलन दो, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाएगा वो, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन अगर वो करवाना चाह रहा है, अपनी प्रेस को चलाना चाह रहा है, तो उस पे से 1,000 से लेकर के और 10,000 रुपए तक की मांग जो है वो लोकल गवर्नमेंट फिर से कर सकती है। ठीक है, ये भी रखी गई, काफी बड़े अमाउंट की जो है मांग रखी गई। ठीक है। इन 1921 अ प्रेस कमिटी वाज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो बनाई गई 1921 में, चल के आगे चल के एक कमेटी बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 1921 में, प्रेस कमेटी। और उसको जो है प्रेस की स्थिति को जो है मेजर करने के लिए या फिर उसको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। इस कमेटी ने जो है सिफारिश करी कि बेस्ड ऑन द कमेटीज रिकमेंडेशंस इन 1908 एंड 1910 एक्ट वाज रिपील्ड। ठीक है, ये जो दोनों अधिनियम थे ये दोनों रद्द कर दिए गए। ठीक है, किसकी सिफारिश पर? तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता वाली जो कमेटी थी उसकी सिफारिशों के आधार पर। ठीक है, दोनों अधिनियम रद्द कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, रद्द। ठीक है भाई। अच्छा हाँ, ये जो जब्ती वाला जो सिस्टम चल रहा था ना, किसी भी उसको जब्त कर सकती है जमानत को, आपत्तिजनक सामग्री छापने के उसमें। तो इसमें काफी सारी जो प्रिंटिंग प्रेस थी ना उन पे कार्रवाई करी गई थी, हालांकि वो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा नहीं, लेकिन लगभग लगभग 991 जो प्रेस थी, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस थी या समाचार पत्र थे, उन पर कार्रवाई करी गई थी। ठीक है, इसमें से 286 को तो कड़ी का जो है चेतावनी दी थी, और उसके बाद में भी 705 पे जो है बड़े मामले जो है वो किए गए, दर्ज किए गए, और उनकी जो जमानत थी वो जब्त कर ली गई थी। ठीक है, वैसे पूछा नहीं जाएगा इसलिए मैंने डाला नहीं है। इन 1910 एक्ट आ चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस लीडर फिरोज शाह मेहता स्टार्टेड पब्लिशिंग द बॉम्बे क्रॉनिकल फ्रॉम बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल कहाँ से? बम्बई से बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो स्टार्ट किया प्रकाशन, किसने? फिरोज शाह मेहता ने 1910 में। ठीक है, और इसके जो है क्या कहते हैं, इसके संपादक रहे हैं, वो है उनका नाम कुछ ऐसा है, हार्निमन करके है। हाँ, बीजी हार्निमन। ठीक है, बीजी हार्निमन इसके संपादक रहे। ठीक है, 1913 से लेकर के 19 तक। बीजी हार्निमन जो है वो इसके एडिटर रहते हैं। ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल के, और बाद में इनको निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही उन्होंने छाप दिया होगा भाई, सरकार इतने, अब मान लीजिए सरकार अगर हजारों काम गलत करेगी, उसमें से एक काम कोई छाप देगा, उसको सरकार हटा देगी, तो एक आध काम तो छप ही जाता था। ठीक है, बीजी हार्निमन जो है ये इन्हें वापस भेज दिया गया था। तो बीजी हार्निमन बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक रहे। ठीक है, याद रखना है। इन 1911 इस दौरान काफी सारे न्यूज़पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे और पूछे जा सकते हैं ये। ठीक है, ऐसा नहीं है पूछे नहीं जाएंगे। मोहम्मद अली पब्लिश्ड कॉमरेड 1911 में, कॉमरेड जो है मोहम्मद अली ने किया इन इंग्लिश फ्रॉम कलकत्ता। एंड 1913 ही स्टार्टेड हमदर्द इन उर्दू फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तो मोहम्मद अली ने कलकत्ता से अंग्रेजी में कॉमरेड, एंड 1913 में हमदर्द जो है वो दिल्ली से उर्दू भाषा में प्रकाशित किए। ठीक है, ये न्यूज़पेपर्स तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ठीक है, इसका कोई दूसरा तोड़ है नहीं है। याद कैसे होगा? आप बार बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगे तब आपके दिमाग में ये सेट होता जाएगा। कुछ नहीं होगा तो एक इमेज सेट हो जाएगी कि हाँ ये न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा है, और वो 1911 12 15 या 10 से 15 के बीच में कोई डेट थी। एक आइडिया बन जाएगा दिमाग में, जिससे अगर क्रोनोलॉजी में पूछा जाएगा तो आप लोग उसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो याद मैक्सिमम रिवाइज करिए। ठीक है, in 1912 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद started अल हिलाल in कलकत्ता, and 1913 he started अल बिलाग। ठीक है, 1913 में अल बिलाग, 1912
12 में अल हिलाल, ठीक है, ये मौलाना आज़ाद के हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी स्टार्टेड द हिंदी वीकली प्रताप, ठीक है, प्रताप न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश होता था, कानपुर से पब्लिश होता था, ठीक है, प्रताप न्यूज़पेपर, विच सपोर्टेड एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है, जो कि उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक था। प्रताप उग्र राष्ट्रीयता का समर्थक था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसको कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित किया था, ठीक है, 1913 में, ये याद रखने हैं। कानपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है। अब पहला न्यूज़पेपर जो हिंदी का था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, वो कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कानपुर के शिव प्रसाद गुप्ता ने प्रकाशित किया था, ठीक है, ये याद रखना है। इन 1914 एनी पेशेंट पब्लिश्ड कॉमनवेल फ्रॉम मद्रास एंड 1916 शी लॉन्च्ड न्यू इंडिया, ठीक है, न्यू इंडिया। मद्रास स्टैंडर्ड एक न्यूज़पेपर था, उसी का नाम बदलकर उसको एनिमेशन ने खरीद लिया और उसी का नाम बदल करके न्यू इंडिया नाम से 1916 में लॉन्च किया था एनी बेसेंट ने। 1914 में कॉमनवेल जो न्यूज़पेपर है वो एनी बेसेंट ने शुरू किया। मदन मोहन मालवीय यूज्ड द पेन नेम मकरंद, मदन मोहन मालवीय जो है वो एक मकरंद उपनाम समझ लो, मकरंद नाम से टू राइट इन भारतेंदु हरिश्चंद्र मैगजीन हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र का एक भारतेंदु हरिश्चंद्र की मैगजीन थी, पत्रिका थी, उस पत्रिका में जो है मकरंद नाम से मदन मोहन मालवीय जो है वो लिखा करते थे, ठीक है। इन 1907 मदन मोहन मालवीय स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय जो है वो मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित करी। इन 1909 ही लॉन्च्ड द इंग्लिश न्यूज़पेपर लीडर, मदन मोहन मालवीय ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के लीडर जो है न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इलाहाबाद से, विच वाज मेन ऑर्गन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है, जो उदारवादियों का पत्र था, उदारवादियों का प्रमुख पत्र था, कौन सा, लीडर। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय 1909 में स्टार्ट किया गया। हिंदी समाचार पत्र आज का प्रकाशन, सॉरी मैं वो कह रहा हूँ, उदंत मार्तंड जो था, ठीक है, पहला न्यूज़पेपर हिंदी का। हिंदी समाचार पत्र आज जो है ये शिव प्रसाद गुप्ता ने प्रकाशित किया था, ठीक है, शिव प्रसाद गुप्ता ने। हिंदी समाचार पत्र आज, ठीक है। अच्छा वो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और तो बताया ही नहीं पाया मैंने। बाल गंगाधर तिलक जो थे इनको 1908 में फिर से सजा हुई थी, ठीक है, क्योंकि 1897 में जो सजा हुई थी उससे ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, ठीक है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर पॉपुलर हो चुके थे, हैं, एक राष्ट्रभक्त के रूप में समझ लो, तो पॉपुलर हो चुके थे। 1908 में इनको फिर से सजा होती है इनके अखबार के को लेकर के, और तब इनको 6 साल की सजा होती है, ठीक है, 6 साल की सजा होती है। और वो इनको कहाँ भेजा जाता है, मांडले जेल बर्मा भेजा जाता है, बर्मा, मांडले जेल में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये इनको दूसरी बार जेल हुई, और इनकी इसके खिलाफ में, सजा के खिलाफ में जो है काफ़ी सारे मजदूरों ने, काफ़ी उसमें कौन कौन थे, रेल मजदूर थे, ठीक है, और और भी काफ़ी सारे मजदूर थे जिन्होंने जो है विरोध किया था और विद्रोह प्रदर्शन किए, यानी कि विरोध प्रदर्शन किए, ठीक है, धरने दिए इनकी सजा को लेकर के, ठीक है। वैसे कुछ वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, अभी जब दूसरे टॉपिक्स आएंगे और मैं बाल गंगाधर तिलक भी पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब कांग्रेस आएगी तब। इन 1922 के एम पणिकर स्टार्टेड द इंग्लिश डेली हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स किसका है,
तो ये के एम पणिकर ने इसको स्टार्ट किया था 1922 में फ्रॉम दिल्ली। के एम पणिकर इंग्लिश का दैनिक न्यूज़पेपर था, ठीक है। ये के एम पणिकर ने इसको स्टार्ट किया था, विच वाज लेटर परचेज्ड बाई मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इसको बाद में मदन मोहन मालवीय ने खरीद लिया था, ठीक है। और उसके बाद में फिर इसको किसने खरीद लिया, मदन मोहन मालवीय के बाद में बिरला ने, घनश्याम दास बिरला ने इसको खरीद लिया। घनश्याम दास बिरला, बाद में इसको बिरला ने खरीद लिया था। 27 की बात है, आई थिंक 1927 में, ठीक है। तो ये था हिंदुस्तान टाइम्स, के एम पटेकर ने इसको शुरू किया था, ठीक है, ये याद रखना है। कुछ गांधी जी के न्यूज़पेपर्स जो फेमस हैं उनको देखते हैं। जैसे इन 1903 द न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन वाज स्टार्टेड फ्रॉम दरबन, साउथ अफ्रीका से ये स्टार्ट होता था। इट्स फर्स्ट एडिटर वाज मनसुख लाल नजर, ठीक है। इसके पहले संपादक कौन थे, तो मनसुख लाल नजर जो है ये इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। उनके बाद में इसका संपादन जो है वो किसने किया है, गांधी जी के बेटे थे, उनका नाम था अ, मोहनलाल नाम था, क्या नाम था, मणिलाल, सॉरी, हाँ, मणिलाल ने इसका, बाद में इसका संपादन किसने किया है, मणिलाल ने किया। मणिलाल ने किया था 1920 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। मणिलाल ने इसका संपादन किया बाद में। दूसरी है 1919 में गांधी जी स्टार्टेड नवजीवन पत्रिका, सॉरी, नवजीवन समाचार पत्र एंड यंग इंडिया समाचार पत्र, ठीक है। ये दोनों शुरू किए 1919 में। 1933 में महात्मा गांधी स्टार्टेड पब्लिशिंग हरिजन, ठीक है। जो निचले तबके के जो लोग होते हैं उनको ये नाम दिया था गांधी जी ने, हरिजन। हरिजन पत्रिका स्टार्टिंग करी, और ये दो लैंग्वेजेस में थी। गुजराती भाषा में थी तो इसको हरिजन बंधु बोलते थे, हरिजन बंधु और हरिजन सेवक, ठीक है, हरिजन सेवक, ये हिंदी में, ये गुजराती में, ठीक है। लाला लाजपत राय भी फेमस हैं। इन्होंने द पीपल, अंग्रेजी में द पीपल, और पंजाबी, ये दोनों न्यूज़पेपर जो थे, द पीपल और पंजाबी, ये दोनों न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय ने अंग्रेजी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित किए। और उर्दू भाषा में वंदे मातरम, ये लाहौर से होता था, ठीक है। लाहौर से 1925 में, उर्दू लैंग्वेज में लाहौर से वंदे मातरम किसने किया है, लाला लाजपत राय ने, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में, ठीक है, ये याद रखने हैं। फिर 1931 में एक्ट आता है, ठीक है। 1910 के बाद में सीधा 1931 में एक्ट आता है। अंडर दिस एक्ट द प्रोविंसेस ऑफ द, सॉरी, द प्रोविजंस ऑफ द 1910 प्रेस एक्ट वाज री इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। 1910 के जो एक्ट, जो प्रोविजंस थे वो फिर से लागू कर दिए गए, क्योंकि देखो 1921 में तेज बहादुर सप्रू ने अपनी की जो समिति थी उसने इनको हटा दिया था, ठीक है। 1910 के जो नियम थे, 8 के नियम थे, उन सबको हटा दिया था। लेकिन 1931 का जो इंडियन प्रेस एक्ट आता है उसके द्वारा क्या किया गया, 1910 के जो प्रेस एक्ट के नियम थे उन्हें फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है। वही नियम क्या क्या, कि एक तो जो है जमानत जो है वो जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। पंजीकरण जो राशि है वो मांग सकता है 500 से 1000 तक, ठीक है। नहीं कुछ गलत छापेगा तो रजिस्ट्रेशन खत्म और जमानत भी जब्त। और ये सारे जो नियम थे 1910 के, वो सारे नियम जो है लागू कर दिए गए 1931 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। ये लागू कर दिए गए क्योंकि उसी दौर, उससे पहले की आप सिचुएशन समझो। सिचुएशन क्या थी इस नियम को लाने की, कि एक तो उस समय साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उससे थोड़ा सा पहले की बात है। एक तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, साइमन का विरोध,
ठीक है, ये भी बना था। दूसरा एक और जो सबसे बड़ा कारण बना हुआ था वो था गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। सिविल नहीं, उसको कुछ और बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। अब इस इन आंदोलनों की और इसकी साइमन के विरोध की जो खबरें थी वो ज्यादा से ज्यादा छपने लगी थी। ठीक है। और इन सभी को सप्रेस करने के लिए 1931 में ये नियम लाया गया था। ठीक है, इरविन के समय की बात थी, तो ये नियम लाया गया। ठीक है। और ठीक है, तो इसको हाँ वही सिविल डिसोबीडियंस एक्ट ही बोलते हैं इसको, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसमें वही 10 के नियम जो 1931 का था उसमें 10 के नियम ला दिए गए। इसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली से अंग्रेजी में जो है नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया था। ठीक है, दिल्ली में नेशनल हेराल्ड, दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में जवाहरलाल नेहरू ने, दिल्ली से अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू 1938। ठीक है, ये प्रकाशन किया था इस अधिनियम के बाद में, 31 के बाद में। इसके बाद एक और एक्ट आता है, प्रेस इंक्वायरी कमेटी। ये जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ने लगा, भारत की स्वतंत्रता देने की बात होने लगी, तब एक कमेटी बिठाई गई। ठीक है, इंडियन प्रेस को लेकर के। और इसमें जो 1931 में जो अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, उसको रद्द कर दिया गया। अब इसको रद्द कर दिया यानी कि 1908-10 वो सारे ऑटोमेटिकली रद्द हो गए थे। ठीक है, रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही समाचार पत्र पुस्तकों के पंजीकरण आदि में संशोधन किया गया। ठीक है, ये समाचार पत्र और पुस्तकों का जो रजिस्ट्रेशन होता था, जो अंग्रेजों के समय पर जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट थी वो 500 से लेकर के और जाने कितनी जो हाई कॉस्ट हुआ करती थी, उसमें कुछ संशोधन किए गए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे। ठीक है, वो संशोधन किए गए 47 की इस कमेटी के द्वारा। और भारतीय दंड संहिता जो थी उसकी आईपीसी की जो धाराएं थी 124 ए और 153 ए, उसमें भी संशोधन किए गए। ठीक है, हालांकि ये जो है 1860 से आईपीसी जो 1860 थी, कंपनी ने जो लाई गई थी उसके द्वारा ये तय की गई थी। लेकिन जब 1947 में जब ये हुई तो इनमें उसी तरीके से कुछ सुधार किए गए। ठीक है, जैसे 24 ए है वो राजद्रोह के लिए थी। अगर सरकार की कोई अवमानना करता है, सरकार के खिलाफ कोई चीज छापते हैं, यानी कि कुछ ज्यादा ही सरकार को वो करते हुए कोई चीज छापते हैं तो उस पर कार्रवाई की जा सकती थी कंपनी के समय। इसमें थोड़े से कुछ सुधार किए गए। ठीक है, राजद्रोह के खिलाफ लगती थी ये। सरकार की अवमानना। ठीक है, सरकार की अवमानना करने वालों पर लगती थी। ठीक है, और ये जो 53 ए है ये लगती थी अगर कोई भी सोसाइटी में अगर कोई भी ऐसा वो करता है, कोई भी एक्ट करता है कि उससे जो है किसी भी धर्म के लोगों में, किसी भी समुदाय के लोगों में, किसी भी जाति के लोगों में अगर कोई जो है विद्रोह भड़कता है या फिर कोई भी समझ लो वो होता है, डिसअफेक्शन होता है, उसके खिलाफ ये लगाई जाती थी। ठीक है, तो इन दोनों धाराओं में भी कुछ संशोधन किए गए एक्ट के इसमें, कमेटी के द्वारा। ठीक है, जो 1947 की कमेटी थी उसके द्वारा। उसके बाद में फिर एक एक्ट आता है जो प्रेस एक्ट 1951। भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद में आता है ये ऑब्जेक्शनेबल मैटर्स। इसका मेन वो था। ठीक है, कि अगर कोई भी सामग्री, जैसे मान लीजिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियां भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कि आप जो है कहें कि हमें तो संविधान ने जो है राइट टू एक्सप्रेशन का जो राइट है वो दिया हुआ है, अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, लेकिन उन अधिकारों की कुछ लिमिट भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे, या फिर आप किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी बोल जाएंगे, उसको गाली गलौज करके निकल जाएंगे कि आपको तो बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी थी जो कि सरकार ने अनुच्छेद 19(2) में दी है। ठीक है, संविधान में 19(2) में दी है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस उसमें तय कर दी गई कि आप जो है बोल सकते हैं, लेकिन जो है उसका एक औचित्य होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं वरना आपको उठा और धर लिया जाएगा।
ठीक है, तो ये भी तय किया गया। ऑब्जेक्शनल मैटर्स एक 1951 में एक्ट लाया गया। इसमें क्या था कि दिस एक्ट कंट्रोल्स पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर्स कंटेंट दैट मे इंसाइट वायलेंस, डिसऑर्डर्स, डिसलॉयल्टी एंड अंडरमाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऐसे कोई भी अगर चीज कोई बंदा छापता है जिससे दंगे फसाद हो, असंतोष हो, अलगाव फैले, सरकारी प्राधिकरण कमजोर हो, ठीक है, या हिंसा फैले, तो ऐसे जो जो भी न्यूज़पेपर्स या जो भी चीजें हैं उनको सरकार जो है वो क्या कर सकती है, उनको सरकार फोरफिट करने की ताकत रखती है। ठीक है, उनको सरकार फोरफिट कर सकती है उनको, यानी कि जब्त कर सकती है। ठीक है, ये दिया गया। इफ द प्रेस न्यूज़पेपर फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स, अगर कोई भी ऐसे इनके जो है मांगों को पूरी नहीं कर पाता है, इट्स रजिस्ट्रेशन कैन बी एनुअल्ड एंड एनल्ड एंड इट्स प्रेस एंड पब्लिशिंग राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। ठीक है, वो सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि और भी कुछ इसमें काफी ज्यादा डिटेल में था, लेकिन ये आप समझ लो कि ऑब्जेक्शनल मैटर इसका नाम इसीलिए रखा गया कि कोई भी ऐसी चीज ना छापे जिससे दंगा फसाद हो। ठीक है, हालांकि आज़ाद हो चुका है भारत, तो बाकी सारी जो स्वतंत्रताएं हैं, जो फ्रीडम है, वो तो मिलेगी ही, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होनी चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला जो था वो कंपलसरी था। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये चीज़ तो रखी गई, इसमें भी रखी गई ये वाली चीज़। ऐसा थोड़ी है कोई भी मशीन रख ले और छाप दे और मार्केट में पूरे में पब्लिश हो गई, यही पता नहीं चल रहा कि किसने छापी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है अगर प्रेस स्थापित करनी है तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी। बस इतना कर दिया गया कि जो ब्रिटिश शासनकाल में जो प्राइजेस लगते थे, जो फीस लगती थी, वो स्वतंत्रता के बाद में फिर नेगोशिएबल हो गई। ठीक है, यानी कि वैसे हो गई कि हाँ, स्वतंत्रता के बाद भारतीयों को देखते हुए। तो ये था प्रेस का विकास आज के समय तक। ठीक है, और हमने इतना समय इसमें क्यों दिया, प्रेस, इतने सारे न्यूज़पेपर्स जो है ये आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ देखते हैं, कुछ पीवाईक्यूज को सॉल्व करके। किस वर्ष में देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया? देसी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया। ठीक है, देखो यहाँ कंफ्यूजन वाली बात क्या है कि देसी प्रेस अधिनियम, अगर देखो कंफ्यूजन हो जाती अगर यहाँ एक ऑप्शन दे देता 1878, एक ऑप्शन अगर ये ऐड कर देता तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है और बच्चे निरस्त वाले को ना पढ़ के, मान लो कभी कभी हो जाता है नहीं पढ़ पाते हैं जल्दी जल्दी में, ओवरटेक कराता कि देसी प्रेस अधिनियम, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878। लेकिन निरस्त किस साल में किया गया इसको, तो 82 में इसको निरस्त किया गया, लॉर्ड रिपन के समय। ठीक है, किसके समय, मैंने शायद बता नहीं पाया है, बता देता हूँ। लॉर्ड रिपन, रिपन के समय जो है इसको खत्म किया गया था। ये वही है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश निकाला दिया गया था? ठीक है, जिसको बाद में देश से निकाल दिया गया, यानी कि बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक, मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे होता तो सिर्फ इतना याद रखता कि बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक। हमें याद है कि इनमें से बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन है, तो वो हैं बीजी हार्निमन, बेंजामिन गाय हार्निमन। ठीक है, यही थे इसका आंसर। मातृभाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष जो है, विच ईयर, ईयर पूछा गया है। ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस साल पारित हुआ था, तो 1878 में पारित हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान, कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हु फर्स्ट मैनेज्ड द प्रेस रेगुलेशंस। ठीक है, तो यानी पहली बार किसने जो है नियम लगाए थे, तो वो वेलेजली ने 1799 से स्टार्टिंग करी प्रेस पर सेंसर्स लगाने की। ठीक है, वेलेजली ने। निम्नलिखित में से कौन सा विनियम भारत में प्रेस पर नियंत्रक के लिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा विनियमों में नहीं है? ठीक है, वो जो वेलेजली ने जो नियम जारी किए थे, उसमें एक तो उसने यही चीज करी थी कि मालिकों के और संपादकों को अपने प्रकाशक प्रकाशन पर अपने नाम उल्लेख करे। ठीक है, ये उसमें था। विनियमों
ये रहे कि यूरोप में हो रहे तत्कालीन युद्ध के विषय में समाचार प्रकाशित करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो चाहता था कि यूरोप की खबर यहाँ पर आए ही ना कि नेपोलियन जो है वो इतना कुछ जीतता जा रहा है। ठीक है, वो इस चीज़ को चाहता ही नहीं था। विनियमों का किसी भी प्रकार के उल्लंघन किए जाने पर तत्काल यूरोप भेज दिया जाता था। ठीक है, ये सही है। अगर कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे कोई ब्रिटिश न्यूज़पेपर, क्योंकि इंडियंस तो ज़्यादा करते नहीं थे, स्टार्टिंग का टाइम था, तो उसको जो है बाहर भेज दिया जाता था कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता था। विनियमों के अंतर्गत सभी समाचार पत्रों पर सुनिश्चित सेंसर लगाए गए थे। ठीक है, ये भी सही है। तो ये सब सही है, बस एक ये गलत है कि वो यूरोप की खबर क्यों छापेगा भाई। दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो बंगाली समाचार पत्र जो है वो किसने शुरू किया था? हालांकि देखो यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है, कुछ चीजें ऑप्शंस को देखकर भी समझनी चाहिए। ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने खरीदा था। ठीक है, 1779 में, सॉरी 1879 में इन्होंने इसको खरीदा था। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था? तो बंगाली न्यूज़पेपर जो है, गिरीश चंद्र घोष ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, इसको प्रारंभ किसने किया था? गिरीश चंद्र घोष ने, लेकिन वो इसमें है नहीं है। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इससे संबद्ध थे, इसलिए आंसर ये टिक होगा। अगर होते इसमें तो गिरीश चंद्र घोष जो है वो टिक किया जाता था, जिन्होंने 1862 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, बाद में इसको खरीदा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसी के लिए इनको जो है 83 में, 1883 में पहली बार पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले व्यक्ति बनाया। निम्नलिखित में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे, ये बताना है। तो चार्ल्स मैडकॉफ ने जो सारे सेंसर्स लगे थे वो हटाए थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी यही काम किया, सेंसर्स को हटाया, इतना प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले भी इस चीज़ को समर्थन करता था कि इतने प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं इसके समर्थक थे प्रेस की स्वतंत्रता के। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मैंने अभी ही बताया आपको कि मराठा लिखा है तो आप सीधा उसको इंग्लिश कर दो। मराठा इंग्लिश में था। ठीक है, केसरी जो है ये मराठी में था। ठीक है भाई, तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो, काफ़ी सारी नॉलेज शायद आपको समझ में आई हो। और मैंने इसमें पूरे इंडियन जितने भी मेन न्यूज़पेपर्स थे जो कि आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है, वो ले लिए हैं क्या, वरना आप याद करो तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे, 1500 भी हो जाएंगे, लेकिन उनको याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट थे वो सारे मैंने आज की वीडियो में आपको दिए। बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी ने इतना धैर्य से, इतने पेशेंस के साथ में क्लास को देखा। अगर क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक के ज़रूर जाएं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों के इतने प्यार के लिए दिल से शुक्रिया। प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो कि जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और बेचारे समझ नहीं पा रहे कि पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, और उन तक ये बात पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।